हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम प्रकरण 2 के अंतर्गत अपभ्रंश साहित्य को देख रहे हैं, जिसमें हम सिद्ध और नाथ साहित्य को पढ़ चुके हैं। और इसके अतिरिक्त जो अपभ्रंश की रचनाएं दी हैं, उनके कुछ कवि का उल्लेख अपने साहित्य में आचार्य शुक्ल ने किया है। आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आपके स्टडी में कुछ हेल्प कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोस आगे भी मिलते रहें और आपकी कुछ न कुछ मदद होती रहे। तो आइए देखते हैं। ये दो ही बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया था। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों, दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आती। वो ये संबंध दिखाने के लिए किया गया कि जो आगे हमें रूप मिलता है, निर्गुणपंथी जो संत थे, उनकी रचनाओं में जो उनकी भाषा है, उनका जो प्रभाव है, वो मिलता है। तो वो कहाँ से है? वो सिद्ध या नाथों से उन्होंने लिया है। और जो उनकी ग्रंथ हैं वो किस प्रकार के हैं, वो साहित्य की कोट में क्यों नहीं आ सकते, ये सब दिखाने के लिए आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य का यहाँ पर उल्लेख किया है। अब उसके आगे कहते हैं, उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते, अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है, उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। अब इसके अतिरिक्त सिद्ध और नाथों की रचनाओं के अतिरिक्त जो रचनाएं आदिकाल में प्राप्त हुई थी, उनको उन्हीं के संबंध में वो यहाँ पर बताते हैं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज थे और उनके भतीजे थे कुमारपाल, जिनका की समय 1199 विक्रम संवत से 1230 विक्रम संवत तक का था। उनके यहाँ इनका बड़ा मान था। किसका? हेमचंद्र का। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। और ये कौन थे? जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया था। अब यहाँ से दो तीन बातें स्पष्ट होती हैं कि हेमचंद्र, ये सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये हेमचंद्र का ग्रंथ था। और हेमचंद एक जैन आचार्य थे। और ये ग्रंथ क्या था? ये ग्रंथ जो था वो एक व्याकरण ग्रंथ था और सिद्धराज के समय में इसको लिखा गया। अब जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। अब इसमें कौन सा व्याकरण है? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का व्याकरण इसमें दिया गया है। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए। इसमें जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है, उसी के उदाहरण यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिए हुए हैं कि भल्ला हुआ जू मारिया बहनी मारा कंतु लज्जे जंतु वैस्यो जय भग्गा घर एंतु। कहीं कहीं पर इसको मुंज का कथन भी दिया हुआ है, लेकिन आचार्य शुक्ल की किताब में इसको हेमचंद्र का ही बताया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। तो इन लाइंस को, इन पंक्तियों को भी आप ध्यान में रखिए। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय सो न आवई दुई घर काव अहो मुँह तज्जु वर्ण न खंडय तो सही ए सो प्यू होय न मुज्जु। जो अपभ्रंश साहित्य है, उसके अंतर्गत इन पंक्तियों को अक्सर ही पूछा जाता रहा है परीक्षाओं में। तो आप इन पंक्तियों को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से देखिए, अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वैश्रय काव्य की रचना भी की है। भट्टी जो थे, उन्होंने भी एक द्वैश्रय काव्य की रचना की थी। उसी तरह से, उसी के तर्ज पर इन्होंने भी एक अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए एक द्वैश्रय काव्य की रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नाम का एक प्राकृत, अब कुमारपाल चरित जो है हेमचंद्र का लिखा हुआ है और प्राकृत काव्य है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। अब सोम प्रभु सूरी ये भी एक जैन पंडित थे। हेमचंद्र की ही भांति ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा।
इनका जो ग्रंथ है कुमारपाल प्रतिबोध, ये गद्य पद्य में संस्कृत और प्राकृत का मिश्रित है। गद्य पद्य में है और संस्कृत और प्राकृत दोनों का मिला जुला काव्य है, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। और इसका वर्ण विषय क्या है, जो कि हेमचंद्र जिनके आश्रयदाता कुमारपाल थे, जिनके आश्रम में वो रहते थे, और उनके द्वारा हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को जो उपदेश दिए गए हैं उन्हीं का संग्रह इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध में किया हुआ है। ये ग्रंथ फ्रेंड्स, कुमारपाल प्रतिबोध और कुमारपाल चरित में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो कुमारपाल चरित जो है वो हेमचंद्र का है और सोम प्रभु सूर्य का है कुमारपाल प्रतिबोध। यहाँ पे चरित में भी चा दिया हुआ है और हेमचंद्र में भी चा दिया हुआ है। इससे आपको रिलेट करके इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि कुमारपाल प्रतिबोध और सोम प्रभु सूर्य, इसको आप जब इसको निकाल लेंगे तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है, बीच बीच में श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। ये कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोम प्रभु और सिद्धपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे यहाँ पर जिस प्रकार उधर सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के उदाहरण दिए गए थे, उसी प्रकार यहाँ पर कुमारपाल प्रतिबोध के उदाहरण दिए हुए हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको ध्यान में रखिए। जैनाचार्य मेरतुंग, इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया। एक संस्कृत ग्रंथ जैनाचार्य मेरतुंग ने लिखा, वो किस के जैसा था, किस आधार पर था? भोज प्रबंध के ढंग का, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं। इन्होंने संस्कृत का ये है, परंतु इसमें कहीं कहीं पर अपभ्रंश के पद भी उद्धृत किए हुए हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। जो इनके चाचा के कहे हुए दोहे हैं वो अपभ्रंश के बहुत ही पुराने नमूने हैं। अभी प्रबंध चिंतामणि से उदाहरण दिए हुए हैं, जिसमें कि कुछ मुंज के कहे हुए हैं और कुछ जैनाचार्य मेरतुंग के कहे हुए उदाहरण हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर केवल उदाहरण दिए हुए हैं, इनको पढ़ने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत अधिक लगेगा। तो इसको आप केवल और केवल पंक्तियों के लर्न करने के उद्देश्य से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको देख सकते हैं। विद्याधर इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिले हैं। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पिंगल सूत्र से ग्रंथों का अनुमान लगाया है, जिसमें कि एक विद्याधर कवि का भी इन्होंने ग्रंथ तो प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन छंदों के आधार, पद्यों के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया है कि शायद ये विद्याधर ये हो सकते हैं, जो कि कन्नौज के किसी राठौर सम्राट और उस शायद जयचंद ही, इसका भी उनको पक्का पता नहीं है, परंतु इन्होंने यहाँ पर अनुमान लगाया है। उसी का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। शारंगधर, इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने शारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित ग्रंथ भी बनाया और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, शारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए। अतः शारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे, अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। हमीर देव की मृत्यु 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में हो गई। उक्त संवत के कुछ पीछे से उनके ग्रंथों का समय मानना चाहिए, जो कि 14वीं शताब्दी के करीब ठहरता है। शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के काव्य आए हुए हैं। उदाहरण के लिए श्रीमल्ल देव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए। ये शारंगधर पद्धति से उद्धृत किया हुआ श्लोक है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि शारंगधर ने हम्मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। भाषा अर्थात देश भाषा। ये काव्य आजकल नहीं मिलता। उनके अनुकरण पर बहुत पीछे लिखा हुआ एक ग्रंथ
हमीर रासो नाम का मिलता है। देश भाषा से यहाँ अर्थ है अभ्रंश से। ये आपको पहले ही बताया है कि आचार्य शुक्ल ने जहाँ जहाँ पे भी देश भाषा या भाषा काव्य की बात कही है वहाँ वहाँ पर उसको अभ्रंश ही समझना चाहिए। हमीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरणों में मिले। प्राकृत पिंगल से इन्होंने इस हमीर रासो नाम के ग्रंथ का भी अनुमान लगाया है, जबकि ये ग्रंथ प्राप्त नहीं है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद असली हमीर रासो के ही हैं। हमीर रासो नाम का कोई ग्रंथ है ऐसा पता चलता है, परंतु उस ग्रंथ को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जो प्राकृत पिंगल सूत्र में आचार्य शुक्ल को छंद मिले हैं उसी के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया है कि शायद ये जो असली हमीर रासो ग्रंथ है उसी के छंद हो सकते हैं, जिसकी की रचना शारंगधर कवि ने की है। ढोला मारिय ढिल्लिमा मुच्छू मेच शरीर सूर्यजला मन तिवर चली वीर हमीर। इस प्रकार के वीर रसात्मक छंद जब उन्होंने प्राकृत पिंगल सूत्र में देखे तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है ये कि असली हमीर रासो ग्रंथ के छंद हो सकते हैं। अभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान 1460 में वो मौजूद थे कि ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद रखकर अभ्रंश की 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखीं, पर उस समय तक अभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हुई हैं। ये किसने पता लगाया? जब जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे तब उनको पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी विद्यापति की लिखी हुई ही हैं, पर उस समय इनमें किससे किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली जिसकी नकल उन्होंने ली। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता नाम की जो पुस्तक है उसकी एक प्रति उनको मिली जिसकी की वो नकल उन्होंने ली, जबकि कीर्ति पताका नाम का ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं है। और ये दोनों पुस्तकें जो हैं अवहट्ट में रचित मानी जाती हैं, जिसको कि देश भाषा कहा है। देश भाषा पहले की भाषा जो साहित्य में चलती आ रही थी वो उसको अभ्रंश कहते हैं, और जो देश भाषा थी बोलचाल की भाषा धीरे धीरे जो है जिसमें साहित्य रचना होने लगी थी अभ्रंश के साथ साथ देश भाषा में जो साहित्य रचना होने लगी थी उसी जो पुरानी बात की अभ्रंश है उसको ही अवहट्ट नाम दिया गया है, जिसमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना मानी जाती है। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पे छंद, गाथा आदि छंदों से किया गया है। जब आदिकाल का सामान्य प्रकरण हमने पढ़ा था तब उसमें विद्यापति का एक कथन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अभ्रंश के साथ अर्थात जिसमें साहित्य रचना हो रही थी उसके साथ साथ उन्होंने देश भाषा अर्थात बोलचाल की भाषा के शब्द मिलाकर भी अपने काव्य की रचना की थी। वही यहाँ पर दिया हुआ है। आदि के वर्णन बीच में कुछ देश भाषा के पद रखते हुए अभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पे छंद, गाथा छंद आदि छंदों से किया है। इस अभ्रंश की विशेषता यह है कि पूर्वी अभ्रंश है। ये अभ्रंश कौन सा है जो विद्यापति ने अपने काव्य में प्रयुक्त किया है? ये पूर्वी अभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण लीजिए। रज्जुलुद असलान बुद्धि विक्रम बलिहारल पास बैस विश्वास राय गैनेसर मारल मारंत राय रणरोल पडु मेन हाहा सद हो सुर राय नयर न अर रमणि बाम नयन पफुर्य धू। ये फ्रेंड्स कीर्तिलता से इन्होंने उदाहरण यहाँ पर उद्धृत किया हुआ है। इसमें भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये पंक्तियों में पूछा जा सकता है। दूसरी विशेषता विद्यापति के अभ्रंश की यह है कि प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। अभ्रंश की
इनकी अपभ्रंश जो इन्होंने प्रयोग किया है उसकी विशेषता क्या है कि इसमें देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए, देश भाषा के शब्द अधिक हैं और तत्सम और शब्दों का तत्सम और संस्कृत के शब्दों का बहिष्कार नहीं है, अर्थात उन्होंने तत्सम और संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग उसमें किया है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है, उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। अब उस टकसाली अपभ्रंश का उन्होंने उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने दिए जा चुके हैं उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उ, आर, नर, बिज्जा वर्ण बनाकर ही रखे जाते थे। जब साहित्य रचा जाता था तो जो बोलचाल की भाषा थी उसमें ये शब्द जो प्रयोग होते थे उसको भी इसी रूप में साहित्य में प्रयोग किया जाता था। जासु तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। जैसे जुब्बन गयूं न झूर, इस प्रकार की जो थी उद्धृत की जाती थी उसमें जो अपभ्रंश ग्रंथों में, उसी का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे उदाहरणों में हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है। तो ये सब यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने ये बताने के लिए, भाषा का अंतर बताने के लिए किया गया है कि साहित्य किस प्रकार की भाषा में रचा जा रहा था और धीरे धीरे किन किन कवियों ने उसमें देश भाषा का समावेश करना प्रारंभ कर दिया और किस किस कवि की बोली संस्कृत तत्सम रूपों के साथ उन्होंने काव्य रचना की और किसने केवल और केवल अपभ्रंश में रचना की, और अपभ्रंश भी किस प्रकार का अपभ्रंश था, प्रारंभिक अपभ्रंश था प्राकृत मिला हुआ या बाद का अपभ्रंश था जिसको कि धीरे धीरे अवहट्ट नाम दे दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज अपभ्रंश काव्य यहीं पर समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम वीर गाथा काव्य को देखेंगे जिसको कि देश भाषा काव्य कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए और आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहे। धन्यवाद।